Hi guys, welcome back to yet another episode of How I Survived My College Life. लास्ट वीडियो को तुमने बहुत 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 अच्छा रिस्पांस दिया और काफ़ी सारे लोग उससे बड़े अच्छे लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे थे। मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, पढ़ के लिटरली रूह खुश हो गई मेरी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो लास्ट वीडियो में तुमने देखा कि कैसे मुझे चंडीगढ़ की चकाचौंध से दूर कर दिया गया और मुझे एडमिशन मिल गया हार्मनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, फिरोजपुर सिटी, पंजाब। तुम देखो फिरोजपुर और चंडीगढ़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बस इतना ही डिफरेंस मेरी ज़िंदगी में भी आया। तो यहाँ से होती है मेरे फिरोजपुर के सफ़र की शुरुआत। तो कॉलेज वालों ने ना हमारा एक दिन डिसाइड करके रखा हुआ था कि इस दिन पे ये बेसिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, हॉस्टल की फ़ीस वगैरह पे करेंगे, हॉस्टल ओवरव्यू कराएँगे, वो हमें कॉलेज का थोड़ा बहुत टूर कराएँगे और हॉस्टल रूम्स अलॉट होएँगे। तो ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती हूँ कॉलेज और भाई मैं गेट पे ही ना मेरा दिमाग सनक जाता है जैसे कॉलेज पहुँचती हूँ कि ये क्या है? जिस पिक्चर को देख के मैं इतनी फ़ैसिनेट हुई थी ना कॉलेज की, उसका 0.1% भी नहीं था और ऊपर से कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन था। मतलब जो वो पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे थे वैसा अभी कॉलेज बनना था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आई स्टार्टेड येलिंग एट माई पेरेंट्स एंड स्टार्टेड क्राइंग। मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई मेरे साथ हुआ क्या। और मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कोई बात नहीं, प्रोफेशनल कॉलेजेस ऐसी जगह पे होते हैं, शांत जगह पे होते हैं, तुम्हें पढ़ने से मतलब रखना चाहिए ये वो। और मैं सोच रही हूँ भाई मतलब मैं, तुम सोचो कि मैं कैसे कॉलेज से कहाँ आ रही हूँ, मुझे पढ़ाई से तो क्या लेना देना था। मतलब मेरे मज़े की वाट लग चुकी थी एकदम। लेजिट 15-20 मिनट अच्छे से रोने के बाद मैंने अपने दिल को समझाया कि भाई रो धो के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, घर वालों से भी अब तमाचा ही पड़ेगा। तो जो भी है अब इसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, यहीं पे अडैप्ट करो, यहीं एडजस्ट करो, ठीक है। तो मैं जाती हूँ कॉलेज के अंदर, बच्चे बाकी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, मैं भी थोड़ा अपने पापा की हेल्प लेके जितनी भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करती हूँ। थोड़ा सा हम कॉलेज का, हॉस्पिटल का टूर लेते हैं। अभी मुझे थोड़ा-थोड़ा अच्छा लग रहा होता है कि चलो ठीक है, प्रोफ़ेशनल कॉलेज है, ऐसा ही होता होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल एडजस्ट हियर। उसी टाइम पे एक बॉम्ब आता है हमारे पास। एक मैडम आती है, वो कहती है यहाँ पे आप लोगों को प्रोफ़ेशनली बिहेव करना है, प्रोफ़ेशनली ड्रेसअप होना है, ठीक है? लड़कों को फॉर्मल पैंट्स और शर्ट्स पहननी है और लड़कियों को सिर्फ़ सूट्स अलाउड हैं। मैंने कहा शिट! मतलब अब ये भी? व्हाट द फ मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी सूट नहीं पहना था इससे पहले, थैंक्स टू दैट कॉलेज। बट उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा ऐसे कैसे, जो होता नहीं है कि ये कैसे हमें कपड़ों के बेसिस पे जज कर सकते हैं। भाई इतना गुस्सा आया और मम्मा मुझे ऐसे देख के हंस रही है। चलो आज तक मैं तो ड्रेसिंग सुधार नहीं पाई, कॉलेज वाले ही सुधारेंगे। मैंने कहा मम्मा उसके बाद यार से फिर मेरा वही किलसना चालू कि शिट यार मैं कहाँ आ गई, भगवान जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं इतनी फेड अप हो गई थी कि भाई क्या, या मुझे उस चकाचौंध में लेके ही नहीं जाते अगर मेरे साथ ये सब कुछ ही होना था। उसके बाद बारी आती है हमारी हॉस्टल विजिटिंग की। तो वो कहीं पिंड में था लोकेटेड, हमारा जो हॉस्टल था सोडेवाल पिंड, ठीक है। तो वो हमें आउटस्कर्ट्स लेके जाते हैं और मैं सोचती हूँ शिट यार मतलब ये कैसी सी जगह है, मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, ठीक है। और इस बीच में मतलब हर एक बंदा ये सोच रहा था कि ठीक है हम इसके साथ रूम लेंगे, इसके साथ रूम लेंगे। ऑलरेडी काउंसलिंग टाइम से सारे बच्चे आपस में फ्रेंड्स थे और मैं जो एक दो ही सिर्फ काउंसलिंग्स जिसने अटेंड करी हैं, मेरे पापा उस बीच में किसी अंकल से मिल चुके थे। उन्होंने, उन अंकल ने हम लोग की हेल्प करी थी क्योंकि उस टाइम पे नोटबंदी चल रही थी। तो जब मेरी सिलेक्शन हुई थी हमने उनसे एक डीडी लिया था और उनको बाद में पापा ने पे किए थे। तो उनकी पत्नी आपस में क्या डील हुई थी कि मेरी बेटी और आपकी बेटी साथ में रहेंगे। एंड आई वॉज लाइक वॉट। ना मैंने वो लड़की देखी है, ना मैं उसको जानती हूँ। अब तुम बोल रहे हो कि मेरी रूममेट भी प्री डिसाइडेड है। पापा व्हाट इज दिस। अब मैं बस भगवान से यही दुआ कर रही थी कि वो जो लड़की है वो अच्छी हो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा फोमो मुझे पता क्या हो रहा था कि भाई मेरे आसपास जितने भी लोग थे सब एक दूसरे के फ्रेंड्स बन चुके थे क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से काउंसलिंग साथ में अटेंड कर रहे थे। सबकी वाइब्स मैच हो रही थी और सब लोगों ने अपनी रूममेट्स प्री डिसाइड कर रखी थी कि हम इसके साथ रूम शेयर करेंगे ये वो सो। और मुझे हो रहा था कि शिट यार मेरी रूममेट कैसी होगी।
और मैं पापा को बोल रही हूँ कि भाई मुझे भी उसको देखना है, वो उनको कितना टाइम लगेगा आने में। तो पापा ने जैसे ही आकृति वॉज माई रूममेट, उसके पापा को फ़ोन किया तो हमें पता लगता है कि उनका आते आते एक्सीडेंट हो गया। एंड आई वाज लाइक शिट भाई, वो जैसे भी हो ठीक हो। उसकी मम्मा को थोड़ी सी ज़्यादा चोट लगी थी, पर पापा ने उनको कॉल करके बोला कि कोई नहीं, आप आराम से आना, आई एम हियर और हम लोग आपका वेट करेंगे, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। तो जैसे ही वो आती है भाई, शी वॉज वेरी इनोसेंट। और इससे पहले उसने जहाँ पे कॉलेज ज्वाइन किया था वो उसी के घर के पास था, तो उसने कोई हॉस्टल वाला एक्सपीरियंस नहीं लिया था, क्योंकि उसके माइंड में क्लियर था कि उसे स्वैप कर ही लेना है कॉलेज। और मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले चुकी थी हॉस्टल लाइफ का, तो मुझे लगा कि यार शी इज़ वेरी इनोसेंट और चलो अच्छी बढ़िया बनेगी हमारी। पता नहीं क्या हुआ, आई जस्ट होल्डेड हर हैंड और मैंने वैसे ही होल्ड रखा है उसका हाथ पूरे हॉस्टल टूर में। और लेजिट हम लोग को एक दूसरे से मिलके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, हमें ऐसा लग रहा था हम पता नहीं कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। बस हॉस्टल और कॉलेज टूर के बाद हम लोग घर वापस जाते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले हमें 10 दिन का वक्त देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारा सेशन शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे लिए कंसर्न था वो ये था कि इन 10 दिनों में मुझे स्क्रैच से सूट भी बनाने हैं, क्योंकि जो मैंने इतने सुंदर सुंदर कपड़े लिए थे वो तो अब उनका कोई रोल ही नहीं बचा है यहाँ पे। और तुम मेरा दिमाग देखो कि मैं ना गूगल से एक पिक्चर निकालती हूँ कि कैसा सूट होना चाहिए, और 10 के 10 15 सूट सेम डिज़ाइन के बना लेती हूँ। मम्मा ने मुझे इतनी बार वार्न किया था, बट उस टाइम पे तो मैं अपने आप को फैशन डिवा ही समझती थी। मेरे से इंटेलिजेंट मुझे कोई लगता ही नहीं था। बाद में मैं इतनी हंसी हूँ ना इस चीज़ पे। और फिर बस 1-2 दिन बाद हम चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ से अपना सारा सामान पैकअप करके ले आते हैं। फिर क्या था, हमारा 10 दिन का टाइम स्लॉट ख़त्म होता है, हमारे सारे बैग्स पैक पड़े होते हैं, हमें निकलना होता है फ़िरोज़पुर के लिए, अपनी अगली ज़िंदगी शुरू करनी होती है। 5.5 साल बहुत लंबा टेन्योर होता है, सोच सोच के घर वाले भी घबरा रहे होते हैं कि भाई ये बच्चे कैसे स्ट्रगल करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे नई जगह पे, सब कुछ किसी को कुछ नहीं पता। पर बस बोरिया बिस्तर उठा के चल देते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। और बस हॉस्टल में मेरे मम्मा पापा, आकृति के मम्मा पापा हमारी सारी अरेंजमेंट्स कराते हैं, और हम बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं यार। फिर टाइम आता है मम्मा पापा को बाय बोलने का, और मैं और आकृति हम लोग जाते हैं, मम्मा पापा को बाय बोलते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। द मोमेंट हमारे घर वाले गए, और इतना गंदा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। और हमारे उसी हॉस्टल में नर्सिंग कॉलेज की भी लड़कियां रहती थी, वो लोग ना मुझे पॉइंट आउट करके बोल रही थी कि ये लड़की यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी। और इवन कि बहुत सारे टीचर्स ने भी बोला था कि ये क्विट कर देगी यहाँ से। और हम लिटरली जैसे ही वो जाते हैं ना, सीढ़ियों पे बैठ के इतना ज़्यादा रोते हैं, इतना ज़्यादा, फिर एक दूसरे के आंसू पोंछ के हाथ पकड़ के रूम में लेके आते हैं। फिर मैं उससे पूछती हूँ यार और बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? और वो मुझे ऐसे देख रही होती, क्या? फिर बस मैं उसे अपने बारे में बताती हूँ, वो मुझे अपने बारे में बताती है। थोड़ा बहुत एक अच्छा सा बॉन्ड हम बिल्ड करते हैं। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि एक लड़की है, वो आकृति को ऑलरेडी जानती थी काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि ये लोग सब फ्रेंड्स थे। तो आकृति से मिलने के लिए आती है, हमारे रूम के बिल्कुल सामने रहती थी, बहुत बबली सी, और वो भी हिमाचली थी। तो आती है, कहती मैं आ जाऊँ? मैंने कहा हाँ हाँ आओ। और लिटरली आई वाज लाइक आ जाओ आ जाओ। फिर बैठो, हम लोग सारे बैठते हैं, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। और उसका नाम था सोनम। तो अब हम 2 से 3 दोस्त बन गए, और सोनम की रूममेट थी मुस्कान, तो ऑटोमेटिकली हम चारों का ग्रुप बन गया। और हम चारों में से ना सबसे दूर से किश्तवाड़ से मुस्कान होती है, तो उसकी मम्मा सेम डे पे वापस नहीं जा सकते हैं। तो वो लोग मार्केट गए थे, और मार्केट से आते आते वो लोग अपने लिए डिनर लेके आते हैं, और वो हमें भी बुलाते हैं। और लिटरली फर्स्ट डे पे हम लोग सारे साथ मिलके डिनर करते हैं, और वो एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मतलब मुझे ऐसा हुआ कि ये फ्रेंड्स डेस्टिनी ने मेरे लिए चूज़ किए हैं, और सारे एक से बढ़ के एक, चाहे वो सुंदरता में, चाहे वो किसी भी चीज़ में, मतलब सबका नेचर सेम, और वो बहुत प्यारे थे। लाइक लिटरली ये 4 फ्रेंड्स मेरे शुरू के और आखिरी के थे, जो अभी तक मेरे साथ हैं। हाँ, हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, बट ये वो मोमेंट्स है ना जो मैं ये वीडियो बनाते बनाते भी चेरिश कर रही हूँ, एंड आई एम गेटिंग इमोशनल। तो ऐसे हुई हमारी दोस्ती।
ऐसे रैंडम हमारा 4 का ग्रुप बन गया और इस ग्रुप से पूरा कॉलेज जलता था। ये मैं लिटरली बोल सकती हूँ। कॉलेज की लाइफ तो क्या ही बताऊँ, इतना ट्रिकी था बिकॉज़ वी आर द फर्स्ट बैच ऑफ बीएएमएस और बाकी नर्सिंग के बच्चे थे बट बीएएमएस के हम पहले थे और हर टीचर को बाय नेम हर बच्चा याद था। ठीक है, और प्रॉपर जैसे स्कूल्स में होता है ना, 9 से 4 बजे तक क्लासेस लगती थी, नो बंक्स एंड ऑल्स। कुछ भी तुम ऐसा वैसा नहीं पहन के आ सकते थे। इवन तुमने सूट भी पहना हो और थोड़ी डार्क लिपस्टिक भी हो ना, कॉलेज के टीचर्स तो छोड़ो, बच्चे तुम्हें ऐसा जज करेंगे ना कि तुम भूल नहीं पाओगे। ऐसे 2 3 4 लड़कियों का ग्रुप तो तुमने हर कहीं देखा होगा, पर हमारी क्लास में एक और ग्रुप था जो था 7 लड़कियों का। इनिशियली हम लोग ने उन्हें सप्तऋषि का नाम भी दिया था। वो लड़कियां खुद जैसी मर्जी हो, उन्होंने क्लास की हर लड़की को जज करना है, हर के बारे में बकवास करनी है, हर की ड्रेसिंग पे, कोई लिपस्टिक कैसी लगाती है, कोई मेकअप कैसा करती है, कोई कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या सबको जज करती थी। अपना नहीं देखेंगी बट कितने एक्सट्रीम लेवल तक किसी को कुछ भी बोल सकती थी, वो थी। और वो आपस में ऐसा बॉन्ड शेयर करती थी कि यार ये तो कभी टूटने वाला नहीं है। और सबसे पहले 2 3 महीनों में ही उनका टाइम टाइम फिस हो गया और आपस में ही एक दूसरे की बुराई करने लग गई और हम लिटरली मजे लेते थे और हंसते थे। अब तो मुझे ये बोलते बोलते भी हंसी आ रही है। और उनमें से अगर कोई ये वीडियो देखेगा ना, वो खुद भी हंसेगा कि क्या ही किया था उन्होंने। वो बचपना होता है बट यार ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इवन हमें टीचर्स ने भी ऐसे जज किया था कि ये 4 लड़कियां ये तो पास ही नहीं हो पाएंगी, फेल हो जाएंगी पेपर्स में। और रिजल्ट में सबसे अच्छा रिजल्ट भी हमारे ग्रुप का आया था, सारे बच्चे पास थे। हमसे पता नहीं क्यों लोगों को दिक्कत थी और टीचर्स की नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो हमें डिग्रेड करते थे। बट टीचर्स को भी बाय द टाइम पता लग गया कौन कैसा है। और लिटरली मैं तुम्हें बताऊं, जितना तुम ज़्यादा दोस्ती के चक्कर में पड़ोगे, जितना अपना सर्कल एक्सपैंड करोगे, उतना तुम्हारे लिए वो ट्रॉमेटाइजिंग और टॉक्सिक बनता जाएगा। लिमिटेड दोस्त रखो जो तुम्हारे हर टाइम पे तुम्हारे साथ खड़े हो। हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती थी, बट लड़ाई करो आपस में करो, जोर से चिल्लाओ, गाली दो, बट किसी दूसरे बंदे को अपनी लड़ाई में इंडल्ज मत होने दो। ये बात हमेशा याद रखना जो बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं। अगर तुम सच में अच्छे हो, तुम्हारा ग्रुप सच में अच्छा है, तो लोग तुमसे जलेंगे, तुम्हें नजर भी लगेगी, बट यू हैव टू ओवरकम और एक दूसरे पे फेथ रखना पड़ेगा। लिटरली मैंने 2 2 हफ्ते में लोगों के रूम्स चेंज होते हुए देखे हैं और हम 4 लोग लिटरली 6 साल एक साथ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग लड़ते भी थे ना तो हम ऐसे बात करते थे, यार 6 साल बात नहीं करेगी, सच में बात करनी है नहीं करनी है, 6 साल नहीं करनी है, पक्का नहीं करनी है, बता दे। सामने वाले को खुद ही हंसी आ जाती थी। इवन आकृति ने मेरे लिए लेटर्स भी लिखे हैं। मैं उसके लिए, जब वो मेरे से गुस्सा होती थी, नाराज होती थी, उसको गाने सुनना पसंद था। मैं इंग्लिश गाने सुनती भी नहीं थी, फिर भी जब वो सोई होती थी उसके फ़ोन पे कुछ भी टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ भी गा के रिकॉर्ड करती थी और उठ के जब वो उठ जाती थी उसको बोलती थी तेरे लिए कुछ रिकॉर्ड किया है, सुन लेना। या फिर कुछ बाहर से खाने के लिए मंगा देती थी। ये मेरी लव लैंग्वेज थी। और हम सब की अगर लड़ाई, हम सब एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हो, हम साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, हम चुप रहते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह लेंगे, चौथे दिन हमारा आउटब्रस्ट निकलेगा, फिर चारों भड़ास निकालेंगे, उसके बाद मिलके रोएंगे, फिर एक अच्छी सी गेट टुगेदर, एक ट्रीट देंगे एक दूसरे को। मतलब एक दूसरे के साथ हमारे 6 साल कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला है यार। लड़कियों का तो मैंने बता दिया, बट लड़कों में प्रभदीप मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसके बिना सर्वाइवल नहीं था पॉसिबल, क्योंकि मुझे हॉस्टल का खाना बिल्कुल नहीं पसंद था और उसकी मम्मा लिटरली मेरे लिए लंच पैक करके भेजती थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा जेस्चर लगता था। हम उसके घर भी गए थे तो उसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार हम इससे अभी अभी मिले हैं। बहुत नाइस था वो, उसने हमारी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करी, हमें पंजाब का कल्चर एक्सप्लोर कराने में, और पंजाब के लोग कितने अच्छे होते हैं उसने लिटरली ये प्रूव किया था वहाँ पे। और मैं कभी नहीं भूल सकती उसको। 3 साल तक तो लिटरली हमारे ग्रुप ने किसी से क्लास में बात ही नहीं करी थी इतनी ज़्यादा। थर्ड ईयर के एंड तक आते-आते हमने थोड़ा-सा दूसरों के साथ भी बॉन्ड करना शुरू किया, तो लोगों को समझ में आया कि ये इतने रिलक्टेंट नहीं हैं, इनसे बात करके देखो ये अच्छे हैं। फिर जो हमारे
लिए उनके दिमाग में मिथ्स थे वो आउटब्रस्ट होने लगे कि नहीं यार ये अच्छे हैं। वो बैरियर हमने थोड़ा-सा हटाया कि ठीक है क्लासमेट्स हैं तो हमें इनसे भी मिक्सअप होके रहना चाहिए। फिर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में हम हॉस्टल में फँस गए। उस टाइम पे ज़्यादा बॉन्डिंग क्रिएट हुई और वो हॉस्टल लाइफ में मिस नहीं कर सकती। एक और चीज़ जो मेरी हॉस्टल लाइफ की बेस्ट थी वो थे रिंकू भैया। हमारे हॉस्टल में उनकी कैंटीन होती थी और लिटरली उन्हें तुम जब मर्जी फ़ोन कर लो, तुम जो चीज़ बोलोगे ना वो लेके आते थे। और कभी-कभी हमारी उनसे लड़ाई भी हो जाती थी, बट अगर वो नहीं होते ना वहाँ पे तो वहाँ का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये स्विगी, ज़ोमैटो तो जब हम सेकंड ईयर के एंड में थे तब आया था। वैसे तो हम बस ऑर्डर करना होता था रिंकू भैया को कि भैया आते-आते मार्केट से ये ले आना खाने के लिए। और वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी तो दिन की मैं कोई उनसे 10-10 कोल्ड ड्रिंक्स भी लेती थी और रात के 12 बजे भी उनको फ़ोन करती थी, भैया सांस नहीं आ रहा है, गर्मी लग रही है, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो भैया लिटरली गेट से पकड़ाते थे हमें। मतलब अगर एक दिन भी वो छुट्टी पे होते थे ना हमारी ऐसे जान पे बनाती थी कि यार शिट, वो एक बहुत प्रीशियस पार्ट था हमारी कॉलेज लाइफ का। शुरू-शुरू में तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। लिटरली हमें 1-1 महीने तक आउटिंग नहीं मिलती थी और जब मिलती थी तो सिर्फ़ 3 से 4 घंटे की। उस 4 घंटे में हम क्या-क्या ही करते मैं तुम्हें मतलब बयान नहीं कर सकती। और इतने स्ट्रगल से हमारी शुरुआत हुई थी और उतना ही ब्यूटीफुली एंडिंग हुआ। और मैं 6 साल की स्टोरी तुम्हें इस 10-15 मिनट की वीडियो में कैसे बता दूँ? जो मेरी पर्सनल ग्रूमिंग हुई है ना, वो हार्मनी कॉलेज ने और फिरोज़पुर ने ही करी है। हमारे साथ-साथ भाई फिरोज़पुर डेवलप होता हुआ देखा है मैंने। जहाँ पे 1-2 सिर्फ़ कैफ़े थे, वहाँ पे कितने प्लेंटी ऑफ कैफ़ेज़ खुल गए। हर एक दुकान वाले को भी पता लग गया था कि ये हार्मनी कॉलेज के बच्चे हैं। तसल्ली से इसके पार्ट्स बनाने बैठूँ ना तो पता नहीं कितने ही बन जाएँगे, ये मैं खुद भी नहीं जानती। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जो लेके आऊँगी ना वो मैं अपनी रूममेट के साथ, आकृति के साथ लेके आऊँगी। फिर हम तुम्हें अपनी हॉट गॉसिप्स बताएँगे और मतलब बड़े ही मज़े आए यार। मैंने जो सोचा था उसका बिल्कुल अपोज़िट हुआ। मैं कहाँ सोचती थी कि मेरा मन नहीं लगेगा और कहाँ यार, अब लगता है कि यार चुटकी बजाते ही निकल गया वो सारा टाइम, कैसे यार? और आज पता नहीं हम सब अलग-अलग जगह पे बैठे हुए हैं या फिर मैं और आकृति अगर पास में भी रहते हैं ना, तो भी हमारे हॉस्पिटल्स का शेड्यूल इतना बिज़ी है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम बहुत फ्रीक्वेंट मिल लें। बट मैं ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैं अपने कॉलेज के सारे बच्चों को बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली जिनके मैंने वीडियो में नाम लिए हैं, वो मेरी लाइफ में बहुत अहमियत रखते हैं। एंड आई लव यू सो मच एंड थैंक यू हार्मनी कॉलेज, थैंक यू माय टीचर्स, थैंक यू माय हॉस्टल मेट्स और थैंक यू फिरोजपुर फॉर मेकिंग मी व्हाट आई एम। थैंक यू, यू मेड डॉक्टर ऐश्वर्या। एंड या बस यही सब चीज़ें तुमसे शेयर करनी थी। मिलते हैं पार्ट 3 में। मैं सच में क्विट कर देती अगर मेरी रूममेट आकृति ना होती, मेरे दोस्त आकृति, सोनम, मुस्कान, नतीशा जैसे नहीं होते।